समझदार आदमी किस लिए लड़ता है? इकोनॉमी के लिए लड़ता है और बेवकूफ ईगो के लिए लड़ता है। जिसने भी कैपिटलिज्म को बचाने की बात की, इन कैपिटलिस्टों ने उसको सपोर्ट किया। पुरानी कहावत है ना, एनिमीज एनिमीज अ फ्रेंड। तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लेगा वो कि रशिया तो कम्युनिस्ट है, यूएस कैपिटलिस्ट है, फिर दोनों दोस्त कैसे हो गए? एक बहुत बड़ी घटना घटी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम लोग भी उससे प्रभावित हुए। लड़ाई जब भी होगी आइडियोलॉजी की होगी ही नहीं। हाँ, आइडियोलॉजी को बहाना बना के लड़ा जा सकता है, पर लड़ाई जब भी होगी तो उसमें मेन मुद्दा क्या होगा? इंटरेस्ट। कोल्ड वॉर जब तुम शब्द सुनते हो तो क्या फ्लैश करता है? लोहे का पर्दा लगा दिया गया है। कहाँ? बाल्टिक टू एड्रियाटिक। एनीवन हु विल डेयर टू क्रॉस इट शुड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. But before starting the video, let's know who fought in the First World War. The first part was of Central Powers, in which Germany, Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire, and Bulgaria were fighting. While on the other side in the Allied Powers, Russia, France, Britain, Italy, Japan, and America were there. Reasons for the World War. पहला रीजन, रशियन रेवोल्यूशन। इसने क्या किया? इट क्रिएटेड पैनिकनेस। किसके बीच? कैपिटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने कैपिटलिस्ट थे उनको पैनिक कर दिया। तो जिसने भी कैपिटलिज्म को बचाने की बात की, इन कैपिटलिस्टों ने उसको सपोर्ट किया। किसने कैपिटलिज्म को बचाने की बात की? हिटलर और मुसोलिनी ने। तो ये सारे लोग किसके पीछे खड़े हो गए? हिटलर और मुसोलिनी के। तो सबसे पहला रीजन रशियन रेवोल्यूशन। दूसरा रीजन, ट्रीटीज लाइक वार्सेलीज। इसने क्या किया? अनरेस्ट अमंग whom? Defeated nation. The treaty imposed several harsh conditions on Germany, including territorial losses, disarmament, and significant reparations payments, like forced to pay 132 billion gold marks to the Allied powers for war damages. ट्रीटीज लाइक वार्सेलीज, यानी और भी ट्रीटी है। तो वार्सेली ने किसको दुखी किया? जर्मन्स को। सेवरस ने किसको दुखी किया? टर्की को। ट्रीटी ऑफ सेवरस। Treaty of Sevres, signed in 1920, was a peace treaty between the Allied powers and the Ottoman Empire following World War I. It aimed to dismantle the Ottoman Empire and redistribute its territories, but was ultimately not ratified and replaced by the Treaty of Lausanne. Russian Revolution, failure of League of Nations. Fourth, the biggest reason, Great Depression of 1929. Financial darkness, वित्तीय अंधेरा। कहाँ? अमेरिका में और वेस्ट में। तो एक तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ रोशनी। रोशनी कहाँ? यूएसएसआर में। एंड देन द लास्ट, एग्रेसिव नेशनलिज्म, नाजिज्म एंड फैसिज्म। और इस नाजिज्म और फैसिज्म में इमीडिएट कॉज, हिटलर अटैक्स पोलैंड 1939। This became the immediate cause for Second World War. Second heading, phases. Britain, Germany, Japan, Russia, US, Turkey, Germany. किस लिए शुरू हुआ? What Germany required? Third Reich, the great German Empire, to control what? All the areas of energy. Turkey lost prestige. To recover the lost prestige. Japan to become the world power. Russia defense against जर्मनी। हिटलर ने रशिया भी तो अटैक कर दिया था। यूएस, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार अमेरिका ने वॉर में हिस्सा लिया, वर्ल्ड वॉर में। किस लिए लड़ता है आदमी? समझदार आदमी किस लिए लड़ता है? इकोनॉमी के लिए लड़ता है और बेवकूफ ईगो के लिए लड़ता है। तो अमेरिका अगर लड़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का मामला होगा ना। तो क्या? डाउस प्लान। अमेरिका हैज बिकम इंटरनेशनल महाजन, मनी लेंडर, पैसा बांट रहा है दुनिया को। उसकी इन्वेस्टमेंट है कहाँ? जापान में। उसकी इन्वेस्टमेंट है कहाँ? जर्मनी में। तो अगर वो नहीं लड़ेगा और ये कंट्रीज जीत गई तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट खा जाएंगी कि नहीं खा जाएंगी? अपना पैसा बचाना है ना, तभी तो एटम बॉम्ब गिराया जापान पे। I saw an aircraft like a tiny silver drop entering the sky above Hiroshima. फिर 1947 में अमेरिका बन गया
सुपर मनी लेंडर। तो हर आदमी अपनी अपनी वजह से लड़ रहा था। ब्रिटेन टू प्रोटेक्ट द एम्पायर एंड इकोनॉमी। डॉस प्लान 1926। जर्मनी की खुन्नस किससे? हिटलर की। कम्युनिज्म और सोशलिज्म से। अगर रशिया पे कब्जा कर लेगा तो उसको खत्म कर देगा। तो एनिमीज अब देखो, जर्मनी की दुश्मनी किससे है? यूएस से है। जर्मनी की दुश्मनी किससे है? रशिया से है। तो पुरानी कहावत है ना, एनिमीज एनिमीज अ फ्रेंड। तो ये तो है कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन चूंकि दोनों के दुश्मन एक है, तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लेगा वो कि रशिया तो कम्युनिस्ट है, यूएस कैपिटलिस्ट है, फिर दोनों दोस्त कैसे हो गए? कहते ना सर, एनिमीज एनिमीज अ फ्रेंड। थर्ड हेडिंग, इवैल्यूएशन, चेंज इन द वर्ल्ड ऑर्डर, end of European supremacy and beginning of the supremacy of US and USSR. B. Cold War, beginning of Cold War, the war between capitalism and communism. Third, promotion to democratic politics. डेमोक्रेटिक, क्योंकि अमेरिका पैदा हुआ था इसी की डेमोक्रेसी की वजह से, और अमेरिका वर्ल्ड पावर बन गया, तो वो चारों तरफ क्या करेगा? डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा, तभी तो उससे फ्रेंडशिप होगी सबकी। प्रमोशन टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लिखो नोट करके। अमेरिका एज अ नेशन वाज बोर्न बिकॉज ऑफ दीज मॉडर्न आइडियोलॉजीज, so it became the priority of America to support democratic politics. एक बहुत बड़ी घटना घटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बहुत बड़ी। हम लोग भी उससे प्रभावित हुए। अरे भैया, जब डेमोक्रेसी को अमेरिका प्रमोट करेगा तो इंपीरियलिज्म का विरोध करेगा कि नहीं? इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का विरोध करेगा, तो कंट्रीज को आजादी मिलेगी। तो लिखो फोर्थ पॉइंट, अटैक ऑन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। एग्जांपल, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। लास्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर। पहला इवेंट कोल्ड वॉर, दूसरा राइज एंड फॉल ऑफ जापान, तीसरा इमर्जेंस ऑफ चाइना, चौथा डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सैटेलाइट स्टेट्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तीन हेडिंग, रीजंस। सैटेलाइट स्टेट्स, पहला विक्टिम कौन हुआ कोल्ड वॉर का? पैलेस्टीन। दूसरा कौन हुआ? क्यूबा। तीसरा कौन हुआ? इजिप्ट। चौथा कौन हुआ? वियतनाम। पांचवा ईरान। छठा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। सातवां जर्मनी। आठवां अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो बर्बाद हो गया कोल्ड वॉर में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। रीजंस, पहला रीजन याल्टा एंड पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंसेस। याल्टा ये जगह का नाम है, याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 to decide the fate of which country? Germany. Under it, Germany was handed over to four powers: Britain, USSR, France and US. The parts of Germany were handed over to four powers. Northern part Britain, eastern part USSR, southern part France और western part US. चार पार्ट करे गए और चार लोगों को दिया गया। किस लिए? To flush out the Nazi forces. नाजी सैनिकों को बाहर किया जाए, and then to organize elections, and after elections to hand over Germany to Germans. This was Yalta Conference. जर्मनी के चार पार्टों को चार लोगों को दिया गया। ब्रिटेन क्या करेगा? नाजी फोर्सेस को बाहर निकालेगा। यूएसएसआर क्या करेगा? नाजी फोर्सेस को, ये सब नाजी फोर्सेस को फ्लश आउट करेंगे। फिर वहां क्या करेंगे? इलेक्शंस कराएंगे, और इलेक्शंस के बाद जर्मनी को जर्मन्स को दे देंगे। यहीं पे क्या हुआ कि स्टालिन, इन दिस सिनेरियो स्टालिन डिमांडेड जर्मन टेरिटरी अप टू ऑर्डर नेसी रिवर। Who is Stalin? President of USSR. तो स्टालिन ने कहा कि ये नदी दे दो पोलैंड के लिए, जिससे कि पोलैंड की रीच कहां हो जाए? कोस्ट तक, सी तक। बट अमेरिका आउटराइटली रिजेक्टेड। अमेरिका ने कहा कि जो गलती हमने 1919 में की थी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करेंगे। नॉट अ इंच ऑफ जर्मन लैंड विल बी गिवन टू एनीवन। जर्मनी की एक इंच जमीन किसी को नहीं दी जाएगी। एंड दिस बिकेम द इरिटेशन फॉर स्टालिन। पहला कॉन्फ्रेंस क्लियर, याल्टा। दूसरा पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस 1945 टू डिसाइड द फेट ऑफ जापान। बोथ द पावर्स, which both US and USSR, both the powers decided to take joint action on Japan, but without informing USSR, US dropped atom bomb on Hiroshima and Nagasaki. जब समझौता हुआ कि दोनों मिलकर एक्शन लेंगे तो क्यों नहीं लिया? पास्ट एक्सपीरियंस। इन लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया कहां? जर्मनी में। जर्मनी गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कम्युनिस्ट जर्मनी एंड कैपिटलिस्ट जर्मनी। जर्मनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इन लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया कोरिया में। कोरिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इन लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया वियतनाम में। वियतनाम गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। पास्ट एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस? जर्मनी का।
कि जर्मनी में मेरा इन्वेस्टमेंट था, हमने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, ये तो भाई तो निकलने को तैयार ही नहीं है, तो अगर हमने ज्वाइंट ऑपरेशन जापान में किया फिर जापान के भी दो हिस्से हो जाएंगे। फ्रॉम 1853 अमेरिका हैड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन जापान, सो अमेरिका डिड नॉट वांट द कम्युनिस्ट प्रेजेंस इन जापान एज इट हैपेंड इन वेयर Germany. This angered Stalin and he says that capitalism and communism can never be friends and the only objective of Stalin is to eliminate capitalism from this world. अब जब स्टालिन ने डायलॉग बाजी की तो ब्रिटेन ने भी की। Churchill immediately responded. Who was Churchill? British Prime Minister. Churchill immediately responded that an iron curtain has been laid down from Baltic Sea to Adriatic Sea. उसने कहा एक लोहे का पर्दा लगा दिया गया है। कहाँ? Baltic to Adriatic. Anyone who will dare to cross it should be ready for the consequences. The Iron Curtain was a term popularized by Winston Churchill to describe the political, ideological, and physical boundary that separated Western Europe from the Soviet Union and its satellite states in Eastern Europe during the Cold War. The term emerged in the aftermath of World War II, when the Soviet Union established communist governments in Eastern Europe, leading to a divide between communist and capitalist ideologies. The Iron Curtain represented the sharp contrast between the democratic, capitalist West and the communist, centrally planned economies of the East. The Iron Curtain began to crumble in 1989 with the fall of the Berlin Wall, leading to the reunification of Germany and the eventual collapse of the Soviet Union. This was the beginning of the rift between US and USSR. लड़ाई जब भी होगी आइडियोलॉजी की होगी ही नहीं। हाँ, आइडियोलॉजी को बहाना बना के लड़ा जा सकता है, पर लड़ाई जब भी होगी तो उसमें मेन मुद्दा क्या होगा? इंटरेस्ट। अब स्टालिन को लगा था कि जापान में भी साथ में चलेंगे, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है वहां भी हाथ मारेंगे, अमेरिका ने मौका ही नहीं दिया, तो स्टालिन तड़प गया अंदर से कि ये क्या हुआ। गुस्से में उसने स्टेटमेंट दे दिया कि हम कभी दोस्त नहीं हो सकते हो, मेरा सपना है कि मैं कैपिटलिज्म को खत्म करूंगा पूरी दुनिया में। तो जवाब तो देना ही था पलट कर, तो उसने कहा लोहे का पर्दा लगा दिया है बाल्टिक से एड्रियाटिक के बीच में और जुर्रत मत करना क्रॉस करने की। और यहीं से द रिफ्ट टर्न्स इनटू स्ट्रगल। सेकंड पॉइंट, m इज इक्वल टू m प्लस n। अब इसको डेराइव करेंगे फार्मूले को, ऐसा ही डायग्राम बनाना है। 1941, 1945, 1947। 1941 US came out with a charter called Atlantic Charter. In this it was said that every nation has a right of self-determination. 1945 financial help to Greece and Turkey. Truman, कौन था Truman? American president. Truman's plan. End of Second World War 1945. 1945 Truman's plan, financial help to Greece and Turkey for ERP, Economic Recovery Program. E is equal to E, economy is equal to empire. America becomes the economic power in the world. 1945. अब एंशिएंट इंडिया में मगध एम्पायर बना, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। सेकंड अर्बनाइजेशन, भाई इकोनॉमी को क्या चाहिए? मार्केट और रॉ मटेरियल, और मगध ने सब पर कब्जा करना शुरू किया और अशोका तक पहुंचते पहुंचते कलिंग, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा। 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, अब ब्रिटेन को चाहिए रॉ मटेरियल मार्केट, 1850 तक पूरी दुनिया पे कब्जा। एंड 1945 हु बिकम्स द इकोनॉमिक पावर? यूएस। तो पहली ई पैदा हो गई, इकोनॉमिक पावर। अब क्या चाहिए? एम्पायर चाहिए, नहीं तो इकोनॉमी मर जाएगी। लेकिन एक मामला फंस गया। अमेरिका कह रहा है अटलांटिक चार्टर में कि एवरी नेशन हैज अ राइट ऑफ, एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है एवरी नेशन हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन, और दूसरी तरफ अमेरिका को चाहिए तो जो कंट्रीज आजाद हो रही थी अमेरिका उन पे फिर से कब्जा नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका खुद ही कह रहा है कि एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ। ये बात कनेक्ट हुई? अमेरिका क्या कह रहा है? सेल्फ डिटरमिनेशन, सबको अपना निर्णय लेने का अधिकार है। भारत ने कहा हम आजाद रहेंगे, लेकिन अमेरिका को चाहिए एम्पायर। तो मामला उलझा कि नहीं उलझा? अमेरिका ने क्या किया? एक जबरदस्त फार्मूला निकाला, 47। कौन सा फार्मूला? मार्शल प्लान, 1947। अंडर इट अमेरिका स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फंड्स टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज फॉर ईआरपी। ईआरपी मतलब इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम, जो नई नई पैदा हुई थी। पाकिस्तान नई नई कंट्री पैदा हुई थी, पैसा चाहिए इंडस्ट्री कर लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पाकिस्तान को दे दिया $45 मिलियन। इन लोगों ने क्या किया? 1948 में इंडिया पे हमला कर दिया, पैसा पाए थे। उसी वक्त उसने साउथ कोरिया को भी पैसा दिया, $50 मिलियन। उसने क्या किया? इंडस्ट्री में पैसा लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। दो लोगों को मार्शल प्लान दिया, एक यूरोपियन कंट्रीज को दिया, किस लिए? ईआरपी के लिए, और एक इन्फेंट कंट्रीज को दिया, किस लिए? जीएनडी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो जिसके पैसा ले लोगे उसके गुलाम भी तो हो जाओगे, गुलाम ही तो बनाना है। ये नया तरीका, मार्शल प्लान। दिस वाज कॉल्ड एज डॉलर इंपीरियलिज्म बाय यूएसएसआर। किसको बोला डॉलर इंपीरियलिज्म? किसको? मार्शल प्लान को। ये नए टाइप का इंपीरियलिज्म है, पैसा दो गुलाम बनाओ। क्लियर?
तो जब अमेरिका ने पैसा बांटना शुरू किया तो यूएसएसआर ने कहा हम भी बांटेंगे, तो यूएसएसआर केम आउट विद मोलोटोवा प्लान, दैट इज फाइनेंशियल हेल्प बाय यूएसएसआर टू कंट्रीज फॉलोइंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लाइक चाइना। मार्शल प्लान कौन देगा? अमेरिका। किसको देगा? जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे। अब दोनों ने इंडिया को पैसा नहीं दिया। मार्शल प्लान के अंतर्गत अमेरिका ने भी भारत को पैसा नहीं दिया और मार्शल प्लान के अंतर्गत यूएसएसआर ने भी भारत को पैसा नहीं दिया। क्यों? दोनों ने क्यों पैसा नहीं दिया भारत को? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तुम्हारी आइडियोलॉजी कैसे पता चलेगी कि तुम कैपिटलिस्ट हो कि कम्युनिस्ट हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1950। तो M इज इक्वल टू M+N, मार्शल इज इक्वल टू मोलोटोवा। तो फिर ये N क्या है? अमेरिका कब पैदा हुआ था? 1787 में। यूएसएसआर कब पैदा हुआ? 1917 में। तो जितना पैसा अमेरिका बांट सकता है उतना यूएसएसआर नहीं बांट सकता। तो फिर कोई चाल चलनी पड़ेगी। तो कौन सी चाल? N, नेशनलाइजेशन। कोल्ड वॉर जब तुम शब्द सुनते हो तो क्या फ्लैश करता है? अब सुनो कहानी। पहली कहानी तुम्हें क्यूबा की सुनाता हूं, सुन लो, फिर एकदम तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोल्ड वॉर था क्या। क्यूबा की कहानी। क्यूबा जो है स्पेनिश कॉलोनी था। 1898 में क्यूबा आजाद हो गया। किसने इंडिपेंडेंस दिलवाई? अमेरिका ने। अब जब क्यूबा को आजादी दिलवाई अमेरिका ने, तो फिर अमेरिका ने क्यूबा में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। बी, यूएस स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट इन क्यूबा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक शैतान को भगा दिया, स्पेनिश को भगा दिया, आजाद हो गया क्यूबा 1898 में। लेकिन अब क्यूबा में कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? अमेरिकन कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड नाउ द पीपल ऑफ क्यूबा स्टार्टेड सफरिंग अगेंस्ट अमेरिकन कैपिटलिज्म। अब क्यूबा के लोग फिर परेशान। अब उनको कौन परेशान कर रहा है? अमेरिकन कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ क्यूबा में एक मूवमेंट शुरू हुआ, कम्युनिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट। किसने शुरू किया? फिडेल कैस्ट्रो और चे गुवेरा ने। इस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ, सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, कम्युनिस्ट मूवमेंट, जिसका सुपरस्टार है फिडेल कैस्ट्रो। इसकी फोटो देखिए, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट रहा होगा। इसने अमेरिकन पपेट को क्यूबा से भगा दिया। तो इसने अमेरिकन जो पपेट था बतिस्ता, उसको हटाया और कैस्ट्रो कम्स इनटू पावर 1953। कैस्ट्रो आ गया, कम्युनिस्ट कंट्री। तो अमेरिका ने कैस्ट्रो से कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। बट कैस्ट्रो नेशनलाइजेस सम ऑफ द अमेरिकन इंडस्ट्रीज इन क्यूबा। नेशनलाइजेशन मतलब डिक्लेयरिंग इट एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। दिस इरिटेटेड अमेरिकन्स कि भाई तुम हमारा पैसा हजम करोगे। एंड देन अमेरिका इंपोजेस बैन ऑन शुगर एंड टोबैको ऑफ क्यूबा कि भाई हम तुमसे शुगर और टोबैको नहीं खरीदेंगे। तो जब अमेरिका ने बैन लगाया अमेरिका क्यूबा की शुगर और टोबैको को, फिर क्यूबा के लोग परेशान, उनका ट्रेड रुक गया। जैसे ही ट्रेड रुका, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट क्रुश्चेव, उसने इसको फोन किया कैस्ट्रो को, भाई तेरे पास जितना भी टोबैको और शुगर है हमें भेज दे, हम चीन में सिगार और चाय कंपलसरी कर देंगे, रशिया में। एंड हियर Khrushchev gives the support to Fidel Castro. And when Fidel Castro gets the support of USSR, Castro nationalized all American property in Cuba. And then the war starts between Cuba and US. Bay of Pigs, War of Bay of Pigs. जब अमेरिका ने क्यूबा पे अटैक किया, यूएसएसआर ने मिसाइल भेजना शुरू किया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961। जब यूएसएसआर ने मिसाइल भेजना शुरू किया तो ये हुआ कि यार ये तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट बड़ा स्मार्ट था, जॉन एफ कैनेडी। तो उसने रशिया से पूछा कि तुम्हारा बेटा है? बोले हमारा बेटा है। अरे बोले यार हमारा भतीजा हुआ, ठीक है खत्म, कुछ नहीं कहेंगे इसको। In 1961 to 1991, Cuba was in the lap of USSR. M is equal to M+N. Marshall is equal to Moldova plus नेशनलाइजेशन। रशिया ने भड़काना शुरू किया कंट्रीज को जिन्होंने अमेरिका से पैसा ले रखा था। कहा सुनो, बोले हाँ, बोले नेशनलाइज कर दो। दिस वाज कोल्ड वॉर। अगली बार जब तुमसे कोई पूछे कि कोल्ड वॉर सुनते ही क्या फ्लैश होता है, नेशनलाइजेशन।